जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल मेंस 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर ही दी है। ठीक है, तो उसी का ये एक और टेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रेस मॉक टेस्ट 503। ठीक है, तो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, if secant theta plus tan theta is equal to 3/2, then find the value of cos theta। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर secant थीटा जो है, secant थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जो वैल्यू है अगर ये 3/2 है, तो यहां से अगर आप इसे इसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करके और हाफ कर देते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? कैसे आती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किसका किसके बराबर होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 2/3 होता है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 सीकेंड थीटा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? 3/2 प्लस 2/3। इसे सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी 9 + 4 13/6 आ जाएगा। यहाँ से सीकेंट थीटा जो है ये किसके बराबर आ गया? 13/12। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है कॉस थीटा, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 12/13 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर। सेकंड है, a trader claims to sell floor at a profit of 58%, but also dishonestly uses a weight which is 8% less than what is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader। देखिए, ये 58% प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 100 में खरीद रहा है तो 158 में बेचेगा। इसके बाद ये 8% लेस वेट यूज कर रहा है। 8% लेस वेट मतलब 100 ग्राम के स्थान पर सिर्फ 92 ग्राम तोल कर दे रहा है, तो यहाँ पर 92 और यहाँ पर 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा 92 और ये आ जाएगा 158। तो इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, तो यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया? 66 का। और वो किस पर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंट का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करें, 2 से करेंगे तो ये 3 और 3 आएगा, 2 से ये 4 और 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3300 डिवाइड बाय 46%। क्लियर है? ये आंसर आ गया। अब आप इसे सोल्व कर दें, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे कितने पर जाएगा? 7 पर जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 322। कितना बच गया? 880। फिर 1 पर जाएगा, फिर कितना बच गया अभी? इसके बाद कितने पर जाएगा? 7 पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई, हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो लगभग कितना आ जाएगा? 72%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। इसमें एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। BD is perpendicular to AC and angle DBC is equal to angle DBC। ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 39 डिग्री। E is a point on BC, E is a point on BC such that angle CAE, E जो है वो BC पर एक पॉइंट है। ठीक है, और एंगल CAE जो है ये है मान लीजिए पॉइंट E, और ये जो एंगल है एंगल CAE ये हमें गिवन है 16 डिग्री। आपको बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ई बी। ये जो एंगल है ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो कैसे होगा देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 39 है, तो ये आप एंगल बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। अगर इसमें से 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, जिसमें से अगर ये 39 डिग्री है तो ये जो एंगल है ये आपका एंगल आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा ये? 51 डिग्री। क्लियर है? अब ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, और ये लाइन जो है अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसके विपरीत दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर आ जाएगा? 16 + 51, यानी कि 67 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो ये कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, और इस पर ये मान लीजिए कोई क्या है, एक झंडा है, ठीक है, एक फ्लैग स्टाफ है, सॉरी, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इससे 30 मीटर की दूरी पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं 30 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, ये जो है ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो कैसे होगा, देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले ये जो हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें यहां पर 30 डिग्री है, तो जब यहां पर 30 डिग्री होता है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो की बात करें, तो यहां पर होता है √3, यहां पर होता है 1 और यहां पर होता है 2। अब ये जो वैल्यू है ये √3 की वैल्यू है। अगर √3 की वैल्यू 30 मीटर है, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/√3। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ गई, 10√3 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो √3 है, अगर इसकी वैल्यू जो है अगर वो 30 मीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30/√3। अगर आप इसे रेशनलाइज करते हैं तो √3/√3, तो ये कितना आ गया, 10√3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया 10√3। इसके बाद अगर हम 60 डिग्री वाली ट्रायंगल देखें, तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो 60 डिग्री में यहां पर 1 होता है और इधर √3 होता है। अब अगर 1 की वैल्यू जो है वो 30 मीटर है, तो √3 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। तो यहां से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30√3 मीटर। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि ये जो गैप है ये कितना है, ये हाइट बतानी है। तो अगर आप ये हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 30√3 माइनस 10√3, और जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 20√3 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से, इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप यहां पर एंगल की वैल्यू पुट करके तब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे एज इट इज सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको बढ़िया लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट करें, मान लीजिए मैं यहां पर रख लेता हूं पुट a बराबर 45 डिग्री, तो उस केस में ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 45 1/√2, देन √2 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसिकेंट 45 √2 होगा, देन 1 माइनस 1/√2, और इधर क्या आ जाएगा, √2 और प्लस में 1। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेना है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से क्या वैल्यूज आएंगी, देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2, और इधर कितना है, √2 माइनस 1 है। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है, √2 इंटू इधर कितना है, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2, और यहाँ पर कितना है, √2 प्लस 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, 1/√2 आ जाएगी। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें 1/√2 आ गया वही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो किस में आएगा, अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा cos 45, और cos 45 कितना होता है अभी, 1/√2 होता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, जैसे इसे साइन बाय कॉस लिख लें, इसे 1/cos लिख लें, इसे 1/sin लिख लें, इसे 1/sin, इसे cos बाय साइन, और उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो कुछ टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी cos ए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, हर एक में से जब x को घटाया जाता है फिर जो नंबर आता है वो प्रोपोर्शन में आ जाता है, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो हमें कैलकुलेट करना है, 19, 28, 55 एंड 91। ठीक ठीक है, देखिए इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पहले जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है उससे देखते हैं, बेसिक से भी आपको करा देंगे। देखिए इधर, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इनका गैप लीजिए, 18 में से 9 को घटाओगे 9 आएगा, इनका गैप लीजिए, 11 में से 5 6 और 8 में से 5 3,
फिर ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं आपके पास, आप अगर ये किसी से डिवाइड होते हैं तो आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर होते हैं तो। ठीक है, तो जैसे 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है इधर फर्स्ट वैल्यू से, और इसको मल्टीप्लाई करना है इधर फर्स्ट वैल्यू से। क्लियर है। और इनका जो है हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या होगा देखिए, 19 गुना 4 करेंगे 76 आएगा, माइनस में ये 55 आएगा, और इसको डिवाइड कर देना है इनके डिफरेंस से। 1 और 4 का गैप कितना है, 3 का। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 21/3 आ जाएगी, ये 7 आ जाएगा, यही हमारे पास x की वैल्यू है। तो ये जो x की वैल्यू है इसे कैलकुलेट करने का एक तो तरीका ये है, बाकी आप डिटेल में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इसको देखें। अब जैसे आप इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू आ चुकी है, आपको बताना मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 9। देखिए x अगर 7 है तो x प्लस 9 कितना होगा, 16 होगा, और 7 है तो x स्क्वायर कितना होगा, 49, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर रूट कर दें तो मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भी, 4 और गुना में 7, यानी कि 28 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से ही करना चाहते हैं तब आप इसको किस तरीके से करेंगे वो सुनिए। देखिए हर एक में से x को घटाया गया है, तो 19 इसमें से x को घटाया गया, देन 28 इसमें से भी x को घटाया गया, इधर 55 इसमें से भी x को घटाया गया, इधर 91 इसमें से भी x को घटाया गया, और फिर ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल रेशो, यानी कि ये एक समान अनुपात में आ जाते हैं, यानी कि जो रेशो इसकी आएगी वही रेशो इसकी आएगी, ये आपस में बराबर आएंगे। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी, और उसके बाद का सॉल्यूशन सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा आंसर, या फिर आप इस तरीके से कर लें। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट करना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको इजी लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेथड हर जगह वैलिड है, चाहे सब्ट्रैक्ट किया गया हो चाहे ऐड किया गया हो, इस तरह के हर एक क्वेश्चन में वैलिड है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए आप जानते हैं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, ये होती है 2√ab के बराबर। तो अगर आप यही रिजल्ट यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 2√ab, a क्या है 9 और b क्या है 16, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर A hollow spherical shell is made of a metal of density 7 gram per centimeter cube. Its internal and external radii are 1 centimeter and 2 centimeter respectively. What is the weight of the shell? Use pi is equal to 22/7 and round off your answer to the nearest gram. ठीक है, तो नियरेस्ट वैल्यू जो है वहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए कैसे होगा। अब होलो स्फेरिकल शेल है, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इसके बराबर होगी। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई 22/7, इधर आर क्यूब माइनस आर क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यही आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 7 ग्राम के बराबर है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, तो गुना में 7 ग्राम और कर दो इससे मल्टीप्लाई। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखते हैं अभी। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 चौक 88 और गुना में 7 और बटे 3, तो 7 8 56 5 और 7 8 56 और 5 61 और बटे 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 3 पजे 15। क्लियर है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है अभी। 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8 और माइनस 1 ये 7 आ गया, ठीक है, एंड 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 7 से ये हमारा 7 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया 22 गुना 4, ये 88 आ जाएगा, गुना में 7 और बटे 3, ठीक है। 7 8 56 कितना रह गया 5, 7 8 56 और 5 61, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 3 दूनी 6, उसके बाद 0, ठीक है,
फिर 3×5 = 15, एक बच गया, कितना हो गया 10, फिर 3×3 = 9। क्लियर है? तो लगभग ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई, 205। ठीक है, 205 ग्राम इसके बराबर आ गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है तो एक बार आप देख लेना, मेथड यही है, इसी तरीके से हमें करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, देन फाइंड दैट सम। देखिए सीआई जो है सेकेंड ईयर का, ये हमें गिवन है, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है भी, ये हमें गिवन है 9828। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 12% पर एनम। टाइम जो है वो 2 ईयर्स गिवन है, और हमें प्रिंसिपल जो है वो कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है तो आप किस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सबसे पहले आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जैसे 12/100 यानी कि 3/25। अब अगर आपको टाइम जो है वो 2 ईयर्स गिवन है, तो आप ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका स्क्वायर कर लो और उसे प्रिंसिपल मान लो। वैसे आप किसी भी वैल्यू को प्रिंसिपल मान सकते हैं, आंसर सभी से सेम आएगा, लेकिन हम इस तरीके से इसलिए एज्यूम कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी डेसिमल्स में वैल्यू ना बने। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर यानी कि 625 को हमने प्रिंसिपल मान लिया। अगर हम 2 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इसका 3/25 आएगा 75, इसका 3/25 75, और इसका 3/25 9। अब अगर हम इसमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देखें तो वो ये है, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, 84 आएगा, यानी कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 84 है। क्लियर है? इसी की वैल्यू दे रखी है ये, और आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल की, यानी कि 625 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो ये है, तो एक की कितनी होगी, 9828 डिवाइड बाय 84, ये एक की आ गई, और गुना 625 करते ही ये हमारे पास किसकी आ गई भी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है प्रिंसिपल की। ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। एक तो ये तरीका है कि आप इसको डिटेल में सोल्व करें, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम अगर हम अप्लाई करते हैं तो 8 और 4 12, 1 और 2 3, इसका मतलब नीचे जो डिजिटल सम है वो 3 है। अब अगर नीचे डिजिटल सम 3 बन जाता है तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं, पहले देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 8 24, इधर 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 6 18। अब अगर आप ध्यान दें तो अब जो डिजिटल सम है नीचे वो कितना है, 8 और 2 10, यानी कि 1 और 0 1। अब अगर नीचे डिजिटल सम 1 बन जाता है तो उसका कोई रोल ही नहीं रहता, तो उसको हटाया जा सकता है, और जो ऊपर वाले का डिजिटल सम है वही आंसर का डिजिटल सम आ जाता है। तो अगर हम चेक करें यहां से तो डिजिटल सम कितना आएगा, देखते हैं। इधर 7 और 2 9, 6 और 3 9। अगर एक बार 9 बन गया तो फिर तो 9 ही आएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब डिजिटल सम 9 आएगा। तो ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 है वही हमारा आंसर है। क्लियर है? देखिए इधर, इधर अगर हम देखें 7 और 3 10 और 7 17, 4 और 5 9, ये हो गया 17, 1 और 7 8, हमें 9 चाहिए तो ये तो नहीं है। अगर हम इधर देखें 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका 5 है, ये भी नहीं है। ठीक है, इधर देखें अगर 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, इसका 9 है, ये हो सकता है। इधर 7 और 2 9, 3 और 5 8, ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 73125 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप इसे डिटेल में ही सिंप्लीफाई कर लेते, या फिर आप इसे डिजिटल सम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, exterior angle is 1/7 of the interior angle, then how many sides does the polygon have? देखिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360 डिवाइड बाय n, और ये 1/7 है किसका, इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री इंटू n-2 डिवाइड बाई n, इसके बराबर है। ठीक है, बस ये हमें सोल्व कर देना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, इसका ये 2 गुना है, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 14 बराबर n-2 आ जाएगा, और n बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वो जो पॉलीगन है उसमें 16 साइड्स हैं। इस तरीके से आप इसे करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक शॉपकीपर परचेज्ड एन आइटम लिस्टेड एट 1600 आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। The shopkeeper then changed the list price so as to gain 25% after allowing 5% discount. देखिए अगर आप इस स्टेटमेंट को पहले देखें, 25% प्रॉफिट एंड 5% डिस्काउंट, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट है क्या, 5% डिस्काउंट का जो मतलब होता है वो होता है 95, और 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 125। मार्क प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस बोलो, वो दोनों बातें सेम ही है। क्लियर?
अगर मान लीजिए आप 100 में से अगर डिस्काउंट परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अगर आप 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं ये सीपी और एमआरपी की रेशो आ जाती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास सीपी और एमआरपी की रेशो आ गई। क्लियर है? अब सीपी अगर हम देखें, सीपी हमें गिवन है, एमआरपी हमें कैलकुलेट करना है, और सीपी भी हमें गिवन नहीं है, पहले हमें वो कैलकुलेट करना है पहले वाले डाटा से। ये जो डाटा हमें दे रखा है इससे हमें सीपी कैलकुलेट करना है। कैसे? वो जो आर्टिकल है वो 1600 रुपए का था, उस पर इसने 35% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट लेकर तब इसने उतने में इसे खरीदा था, तो वो इसका कॉस्ट प्राइस है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है 95 की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 1600 पर एक तो 35% का डिस्काउंट यानी कि इतना आ जाएगा, फिर 5% का यानी कि इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और हमें वैल्यू बतानी है 125 की। ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए यहां से एक की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो एक की आ गई। अब हमें 125 की बतानी है तो गुना 125 कर दो। ठीक है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से ये 4 बार, 5 चौक 20 और 65 गुना 20 कितना आ गया अभी? 1300 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसमें हमें गिवन है 3x माइनस 2/x की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 5, और हमें कैलकुलेट करना है 9x² माइनस 4/x²। देखिए ये किसके बराबर होगा? अगर आप यहां पर a² माइनस b² अप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर होगा। क्लियर है? अब ये जो a माइनस बी है ये तो हमें गिवन ही है 5। ठीक है, इधर a प्लस बी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप साइन चेंज करना चाहते हैं तो साइन चेंज कैसे किया जाता है ये आप जानते ही हैं कैसे होगा। अगर आपको ये वैल्यू पता है और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे आएगी? सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर आप प्लस वाली वैल्यू पर आ रहे हैं तो +4 करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर साथ में कॉफिशिएंट भी हैं, जैसे यहाँ पर 3 है इधर 2 हैं, तो साथ में ये भी आ जाएंगे 3 और 2, और फिर आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 5 गुना 25 और 24 49, इससे 7 आ जाएगा, तो 5 गुना 7 35 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर आप ये भी बोल सकते थे कि सर 5 गुना करना है तो 5 का मल्टीपल ही आंसर होगा, लेकिन यहां पर नन ऑफ दीज भी दे रखा है, हो सकता है कि ये वाला आंसर होता। अगर नन ऑफ दीज ना दे रखा होता तो फिर हम डायरेक्ट यही बोल देते कि 5 का जो मल्टीपल है वो आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इसको डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर अ फ्लोर ऑफ डायमेंशंस। देखिए आपको बताना है कि ये जो फर्श है इस पर कम से कम कितनी टाइलें बिछेंगी, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि किसी फर्श पर कम से कम टाइलें बिछें तो उसके लिए एक टाइल का जो साइज है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। जब एक टाइल का साइज बड़े से बड़ा होगा तभी कम से कम टाइलें बिछेंगी। क्लियर है? तो ये जो हम बोल रहे हैं कि एक टाइल का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो दोनों वैल्यूज हमें गिवन है इनका हमें HCF कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका HCF कैलकुलेट करेंगे। वो जो HCF आएगा वो क्या होगा? वो होगा लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कम से कम कितनी टाइलें बिछेंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें वैल्यूज गिवन है 12.15 मीटर एंड 11.34 मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदल लेता हूं तो 1215 सेंटीमीटर हम इसे बोल सकते हैं और 1134 सेंटीमीटर हम इसे बोल सकते हैं। अगर आप इन दोनों वैल्यूज का HCF कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? देखिए HCF जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंस मेथड। वैसे HCF कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर 5 - 4 करेंगे 1, 11 - 3 करेंगे 8। क्लियर है? तो यहां पर जो डिफरेंस आया ये हमारे पास कितना आया? 81 आया। ठीक है, अब जो HCF है वो या तो 81 ही है या फिर 81 का कोई फैक्टर है। तो अगर हम चेक करें अगर HCF यही है तो इससे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो इससे डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इससे डिवाइड होता है? हाँ ये भी होता है। इसका मतलब HCF यही है। तो 81 सेंटीमीटर ये जो है ये क्या है? ये है लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल। ये है लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल। क्लियर?
लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि कम से कम कितनी टाइलें बिछेंगी। तो किसी फर्श पर कम से कम कितनी टाइलें बिछेंगी, इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस फर्श का एरिया कितना है और एक टाइल कितना एरिया कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि जो फर्श है इसका जो एरिया है वो मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक जो टाइल है ये मान लो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर लेती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी टाइलें बिछेंगी? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके एरिया को इसके एरिया से भाग कर दें, यानी कि 4 टाइलें बिछेंगी। यानी कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो फर्श का एरिया है उसे डिवाइड कर देना है टाइल के एरिया से। ठीक है, तो कैसे होगा, अब देखिए इधर फर्श का जो एरिया है, फर्श क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है इसका एरिया, डिवाइड बाय, अगर हम टाइल का एरिया निकालें तो वो क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 और गुना में 81। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 81 से एक बार जाएगा, 40 बचा, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार जाएगा, कितना बच गया, 32 बच गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 बार जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है, कितनी, 15 गुना 14। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 पंजे 70, कितना बच गया, 7 बच गया, और 14 और 7 21, यानी कि 210, कम से कम 210 टाइलें बिछेंगी। ये हमारा आंसर है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल, या फिर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये आपको बताना है। पहली है, एक जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर हो सकता है, बट नॉट ऑल स्क्वायर्स ऑफ आर रोम्बस। सही बात है, सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस, अ रोम्बस कैन बी अ स्क्वायर बट नॉट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, बट नॉट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। ठीक है, लेकिन सारे स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस नहीं होते। देखिए स्क्वायर जो है वो रोम्बस का ही पार्ट होता है, हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर में बस क्या होता है कि एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन अ ट्रेपेजियम 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नहीं, ये भी बात गलत है। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती है ट्रेपेजियम में, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो बस आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, ये बात सही है कि जो रोम्बस होता है ये एक पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अभी, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच BC इज पैरेलल टू AD। ABCD जो है वो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है। BC इज पैरेलल टू AD, BC और AD पैरेलल हैं, AC और CD बराबर हैं, AC और CD जो है ये आपस में बराबर हैं। एंगल ABC जो है ये एंगल हमें गिवन है 24 डिग्री, एंगल BAC जो है ये हमें गिवन है 112 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD, ये जो एंगल है ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर 2 पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 24 है, ये 112 है, तो यहाँ से हम ये वाला एंगल बता सकते हैं कि कितना होगा। भी 112 और 24 कितना हो गया, 136 हो गया। अगर आप 180 में से 136 को घटा देते हैं तो वो जो एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, भी 180 में से अगर आप 112 और 124 यानी कि 136 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 44 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है 44 डिग्री है। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 साइड बराबर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये भी 44 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें 2 एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल बता सकते हैं। इन दोनों का सम कितना है, 88 है। अगर हम 180 में से ये 88 को घटा देते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कितना आएगा अभी, ये 2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, यानी कि 92 डिग्री ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, 2 pipes can fill separately a tank in 30, 36 and 45 hours respectively। देखिए
तीन पाइप है ए बी और सी, ये 30 घंटे में, ये 36 घंटे में और ये 45 घंटे में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 6, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4। अब हमें गिवन है ऑल द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 2/5 फुल। जब ये जो टैंक है, जब इसका 2/5 हिस्सा भर जाता है तो उसके बाद इसमें एक लीकेज हो जाती है, जिससे जितना ये सारे मिलकर भर रहे हैं उसका 1/6 उस लीकेज से निकलता रहता है। आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उस टंकी को भरने में। पहले तो देखते हैं कि उसका 2/5 भरने में कितना समय लगा है, पहले ये देखते हैं। देखिए इधर, देखिए जब आप इसका 2/5 कैलकुलेट करोगे तो इसका जो 2/5 है, इसका 2/5 है कितना, ये देखते हैं एक बार। ये आ जाएगा 72 लीटर। तो पहले तो हम देखते हैं 72 लीटर को भरने में कितना समय लगा। तो 72 लीटर को ये तीनों मिलकर 15 की 6 और 5 11 और 4 15 इस एफिशिएंसी से, तो इतने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें से 72 लीटर भरा जा चुका है तो बच गया कितना, 108 लीटर बच गया। अब ये जो 108 लीटर है ये किस तरीके से भरा जाएगा, इस 108 लीटर को अगर हम देखें, यहां पर टाइम लगा है 72/15 घंटे प्लस। अब अगर हम देखें तो अब क्या हुआ, इसमें एक लीकेज हो जाती है, जिससे जितना ये तीनों मिलकर भरते हैं उसका 1/6 निकलता रहता है। अगर देखिए जितना इन्होंने भरा, अगर उसका 1/6 निकल रहा है तो फिर उसमें जा कितना रहा है, उसका 5/6 जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब जो उसमें पानी जा रहा है वो जा रहा है 6 और 5 10 और 4 6 और 5 11 और 4 15, 15 का 5/6 यानी कि 75/6 लीटर पर आवर अब इतना जा रहा है। तो बाकी 108 लीटर को इस एफिशिएंसी से जब भरवाएंगे तो कितना समय लगेगा, ये आ जाएगा 108/75/6। ठीक है, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बस हमें इसको सोल्व करना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इधर 3 से 2 बार और ये 25 बार। ठीक है, इधर अगर हम देखें 3 से ये 5 बार और 3 से 24 बार। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इधर तो आ गया हमारे पास 216/25 और इधर आ गया 24/5। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। इसे मैं इधर ही लिख लेता हूं भी। ठीक है, 15 का 5/6 यानी कि 75/6 लीटर पर आवर। ठीक है, अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू है 24/5 और प्लस में 216/25। ठीक है, ये जो 24/5 है, अगर आप इसे 5 गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 120/25 आ जाएगा। तो मैं इसको 120/25 लिख सकता हूँ। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 336 और बटे 25, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतने घंटे। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 25 से जब आप इसको भाग करोगे तो 25 एकम 25 कितना बच गया, अभी 8 बच गया, 86 हो गया, 25 थी 75, कितना बच गया, 11 हो गया। ठीक है, तो 11/25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 13 आवर्स 11/25। ठीक है, और ये एक ही ऑप्शन में है तो ये मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं 13 आवर एंड 26.4 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये क्वेश्चन देखिए एक बार, ये देखते हैं। इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, ये होती है। तो यही हमें बस यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो इसमें अगर हम चेक करें, देखिए एक लाइन है हमारे पास 4x माइनस 6y बराबर 13, एक है हमारे पास 5x प्लस ky बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 6k बराबर 20 एंड k बराबर 20/6 यानी कि 10/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर
द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ अगर 4 है तो जो ब्रेड्थ है वो 3 है। ठीक है, ये इनकी रेशो आ गई। यहां से हम लिख सकते हैं कि ये मान लेते हैं 4x है, ये मान लेते हैं 3x है। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, 768 के बराबर गिवन है। तो यहाँ से 4 से अगर आप इसको कैंसिल करें 192, 3 से अगर आप इसको कैंसिल करें 3 6 18, 3 चौक 12, तो एक्स स्क्र बराबर 64 आ जाएगा और एक्स बराबर जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। देखिए डिफरेंस क्या होगा, 4x माइनस 3x यानी कि x होगा, और x की वैल्यू ही कितनी है, 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वांट्स कैन बी अरेंज्ड। देखिए यहां पर टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, तो इन्हें कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 720, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। देखिए अगर हम इसे करते हैं विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड, विदाउट रिपीटिशन, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये एक्चुअल में आएगा किस तरीके से, देखिए 6 प्लेस है, तो आपके पास ये 6 लेटर्स हैं, इस पर आप इन 6 में से किसी को भी रख सकते हो। जब एक को यहां रख दिया जाएगा और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसको फिल करने के सिर्फ 5 तरीके हैं, इसको 4 हैं, इसको 3 है, इसको 2 है, इसको 1 है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। क्लियर है, लेकिन अगर आप करते विद रिपीटिशन, तो विद रिपीटिशन में ये किस तरीके से होता, आपके पास 6 प्लेस हैं, यहां पर 6 लेटर्स में से किसी को भी रखा जा सकता है और रिपीटिशन अलाउड है, तो यहां पर भी 6 में से किसी को भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 रेज टू दी पावर 6 आ जाएगा। तब आपका ये आंसर होगा, विदाउट रिपीटिशन में 6 फैक्टोरियल और विद रिपीटिशन में 6 रेज टू दी पावर 6, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Given the following marks out of 60 scored by the student in exam, then find the interquartile range. देखिए इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होती है वो क्या होती है, पहले तो ये समझिए। इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये होती है इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होती है ये होती है Q3 माइनस Q1। ये जो Q3 होता है इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, और ये क्या होता है भी, ये होता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, एक बीच में एक और होता है Q2, और वो जो Q2 होता है वही क्या होता है, वही मीडियन भी होता है। क्लियर है, चलिए देखिए, तो इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, और उसके बाद हम इसको करेंगे। सेम वैसे ही जैसे आप जब मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सेम वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए भी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है शायद 24, इसके बाद क्या है 25 है, इसके बाद क्या है 26 है, फिर 27 है, फिर 30 है, फिर 32 है, 32 के बाद कौन है 40 है, फिर 44 है, इसके बाद कौन है भी 50 है, फिर 52 है, फिर 55 है, और फिर 57 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर देख लेते हैं, ये 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है, तो यहां पर टोटल हमारे पास 12 टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इस डाटा से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप Q1 कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है n+1/4th टर्म। देखिए जब आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आप भाग करते हैं 2 से, जब आप क्वार्टाइल्स चेक करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो तब आप 4 से, जब आप डेसाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो तब आप 10 से, और जब आप परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हैं तब आप 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, Q1 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा n+1/4th टर्म। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 हैं, तो 12 + 1 और बटे 4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 × 12 और 0.25 ये, यानी कि 3.25th टर्म, ये वाली जो टर्म है ये क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी Q1 होगी। अब इसमें डेसिमल में भी वैल्यू आ गई है, तो डेसिमल में हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो मैं बता देता हूं। यहां पर जो थर्ड टर्म है उसको तो आप अलग कर लें, और प्लस में ये जो 0.25 है इसको लिखें। इसके बाद यहां पर अगर थर्ड टर्म है तो इधर आपको इससे जो नेक्स्ट है यानी कि फोर्थ और इसका डिफरेंस लेना है।
यानी कि यहाँ पर आपको लेना है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है, इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखना है। तो ये जो वैल्यू आएगी, थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, थर्ड टर्म है 26, प्लस में यहाँ पर है 0.25, इसके बाद ये 4 और -3, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस अगर हम लें तो 27 माइनस 26, ये कितना आ जाएगा 1। जब आप इसमें इसको जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 26.25, यानी कि ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आई है। सेम ऐसे ही हमें Q3 कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें इनका डिफरेंस लेना होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर चलिए देखिए, यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं Q3, तो अगर आप Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो n+1/4 आपने लिखा है इसको 3 गुना कर दो, अगर Q3 निकाल रहे हो टर्म, ये वाली जो टर्म है ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वाली जो टर्म आएगी ये टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये आपका Q3 के बराबर होगा। तो देखिए अगर n+1/4 जो है, अगर ये वैल्यू 3.25 आई थी, तो जब आप इसका 3 गुना कर दोगे तो ये कितना आएगा 9.75, ये इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9th टर्म जो है ये तो आएगी ही, और प्लस में 0.75, और 9 से आगे कौन सी है, 10वीं, 10वीं और 9वीं का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं है और ये 10वीं है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 52 माइनस 50 यहां पर आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 9th टर्म कौन सी है अभी, 50 है, प्लस में ये आ जाएगा 0.75 और मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया 1.5, यानी कि 51.5 जो है ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू है Q1 की और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है Q3 की। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, इसमें जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, Q3 है 51.5 और जो Q1 है वो है 26.25, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5, ये 5, इधर 2, इधर 5 और इधर 2, ठीक है, 25.25, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्लियर है। एक और टर्म इसमें होती है, वो होती है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 होती है, और उसे ही क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, चतुर्थक विचलन भी उसे ही बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक सिक्का है जिसे 9 बार उछाला गया, आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, अधिकतम 2 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए एक सिक्के को जब आप 9 बार उछालेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर होंगी भी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगी 2⁻⁹ यानी कि 512, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 512 होंगी। अब हम देख लेते हैं हमारे फेवर में कितनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर। हमारे फेवर में यानी कि एटमोस्ट 2 टेल्स के फेवर में कितनी है ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इधर यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ऑफ एटमोस्ट 2 टेल, देखिए एटमोस्ट 2 टेल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 2 बार टेल आ सकता है, ठीक है, और कम से कम चाहे एक बार भी ना आए। यानी कि इसमें टोटल जो वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी आएंगी, एक तो वो आएगी जिसमें 2 बार टेल आएगा, एक वो आएगी जिसमें 1 बार टेल आएगा, एक वो आएगी जिसमें 1 बार भी टेल नहीं आएगा। तो इसमें 3 वैल्यूज जो है वो हमारे पास आएंगी, ठीक है। आपने सिक्के को 9 बार उछाला है, एक बार तो ये केस आएगा कि 9 में से 2 बार टेल आ जाए, किसी भी 2 पर टेल आ जाए, ये हो सकता है पहले 2 पर आ जाए, ये हो सकता है लास्ट वाले 2 पर टेल आ जाए, ये हो सकता है कि 7वें और 8वें नंबर पर टेल आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। फिर हम देख सकते हैं कि 1 बार टेल आए, 9 में से किसी पर भी 1 बार टेल आ सकता है,
और एक है कि एक बार भी टेल ना आए। ठीक है, तो क्या क्या केस बनेंगे देखते हैं। अगर हम कहें कि एक बार भी टेल ना आए तो 9 में से एक बार भी टेल ना आए 9C0 से। क्लियर है, एक बार भी टेल ना आने का मतलब है कि सब पर ही हेड आ गया। क्लियर है, एक बार भी टेल नहीं आया, सब पर हेड आ गया, 9 के 9 बार हेड आ गया, तो ऐसा तो एक ही केस बनेगा ना। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो एक ही आएगा। दूसरा है कि एक पर टेल आ जाए। ठीक है, 9 में से किसी पर भी टेल आ सकता है एक बार। और तीसरा है कि 9 में से किन्हीं भी 2 पर टेल आ जाए। तो ये हमारे पास सारे जो केस हैं ये हमारे फेवर में है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं अभी 512। ठीक है, तो जब आप इसे भाग करोगे 9C0 NC0 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। NC1 जो होता है वो n के बराबर होता है। और NC2 जो होता है वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है और डिवाइड बाय 512। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 चौके 8, 9 चौक 36, 36 और 10 46 और बटे 512। जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और इधर 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10 और 2 6 12, 23/256 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए बाइक, कार एंड अ साइकिल इज 5:9:4 एंड द एवरेज स्पीड इज 36। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक एंड कार। ठीक है, आपको इन तीनों की एवरेज स्पीड गिवन है और आपको इन दोनों की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे होगी देखिए इधर। एवरेज क्या होती है अभी, एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है, तो देखिए इनकी जो स्पीड है बाइक, कार और साइकिल, ठीक है, इनकी जो स्पीड है ये हमें गिवन है 5:9:4। क्लियर है, यहां से अगर हम इनको ऐड करें तो 5 और 9 14, 14 और 4 18। क्लियर है, तो इनका जो सम है वो कितना आ गया, वो 18 आ गया। क्लियर है, आप इसे 5x 9x और 4x भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका जो सम होगा वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18x। अगर हम इधर सम कैलकुलेट करें तो सम किसके बराबर होगा, सम होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ गई। अब हमें क्या बताना है, हमें इन दोनों का एवरेज बताना है। तो 5 और 9 का एवरेज तो 7 होगा, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा 7x, यानी कि 7 गुना 6 तो कितना आ गया अभी 42। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 और अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं और हमें बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के बराबर होता है, तो -b/a यानी कि 5 आ जाएगा। और अगर आप अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो c/a के बराबर होता है, यानी कि 7/1 यानी कि 7 आ जाएगा। अब अगर आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, 5 का क्यूब करोगे 125 माइनस में 3 गुना 7 और गुना में 5। 125 माइनस 105 कितना आ गया अभी 20 आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद क्वेश्चन है, दो वेसल हैं जिसमें मिल्क और वाटर जो है, मान लेते हैं एक है कंटेनर ए और इसमें जो मिल्क और वाटर है ये है 8:7 में। एक है मान लेते हैं कंटेनर बी, इसमें है 11 और 13 में। अब आपको बताना है कि इन्हें किस रेशियो में मिक्स करें ताकि जो थर्ड कंटेनर है उसमें ये 1:1 में आ जाए। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इन्हें ऐड कर लें एक बार। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अभी, ये 24 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद आप इन्हें सेम कर दें। सेम करने के लिए आप 15, 24 और 2 का एलसीएम ले लें, कितना आएगा 15, 24 और 2 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा 120 आ जाएगा। तो इसके लिए इसको 8 गुना, ठीक है, इसको 5 गुना और इसको 60 गुना। इसके बाद आप किसी भी एक तरीके से या तो सिर्फ मिल्क से या सिर्फ वाटर से आप आंसर बता सकते हैं एलिगेशन लगा करके। तो कैसे होगा, मैं वाटर से करा रहा हूं, देखिए इधर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 56, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 65, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 60। तो यहाँ पर है 56, यहाँ पर है 65 और यहाँ पर है 60।
जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 5:4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वाटर से करके दिखाया, आप इसे मिल्क से करना चाहें तो आप इसे मिल्क से भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। A train running at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड takes 22 seconds to pass a bridge. एक पुल को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है। देखिए आप जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होती है वो दोनों की लेंथ के सम के बराबर होती है। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 22 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई वो दोनों की लेंथ का सम है। चेक करते हैं कितनी आएगी। 20 की स्पीड से अगर आप 22 सेकंड तक चलाते हैं तो 440 मीटर आ जाएगा। ये जो 440 मीटर है ये दोनों की लेंथ का सम है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। It takes 10 seconds to pass a man who is running at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड in the same direction. देखिए वो जो आदमी है वो सेम डायरेक्शन में 5 की स्पीड से जा रहा है। जब दोनों मूविंग कंडीशन में होते हैं तो तब यूज होती है रिलेटिव स्पीड। ट्रेन की स्पीड जो है वो 20 की है, आदमी जा रहा है 5 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 20 माइनस 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड होगी। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लिया है? 10 सेकेंड लिया है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस कवर होती है वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होती है। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी यानी कि 20 माइनस 5, इस स्पीड से 10 सेकंड में जो कवर होगा 150 मीटर, ये क्या है? ये है लेंथ ऑफ ट्रेन। ये क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अगर आप इसको घटा दोगे तो लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 290 मीटर जो है ये हमारे पास क्या आ चुका है? ये हमारे पास लेंथ ऑफ ब्रिज आ चुका है और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पढ़िए एक बार आप सभी, देखते हैं इसे। चलिए देखिए। For the next 4 questions, 4 items, consider the following data with regard to different types of multivitamin tablets produced in a company in lakhs. Which product is produced least over the year 2000 to 2005? आपको बताना है 2000 से और 2005 तक कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम प्रोड्यूस किया गया है, सबसे कम जिसकी प्रोडक्शन हुई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन सब में से सबसे कम जिसकी प्रोडक्शन हुई है, भी पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की या पांचवे की, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि पहला तो चेक ही नहीं करना। ऑप्शन क्या क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनमें से भी हमें वो बताना है जिसमें सबसे कम है, वो बताना है। ठीक है, तो डाटा को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखिए भी, एक तो तरीका ये है कि आप इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें और इन सबको ऐड कर लें और फिर आप देख लें भी सबसे कम कौन सा है। एक तो तरीका यही है। या फिर आप डाटा को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो शायद इसको देखकर भी आपको पता चल जाए कि कहां पर सबसे कम वैल्यू है। देखिए यहां पर अगर आप वैल्यूज देखें तो यहां पर 150, यहां पर 110, यहां पर 150, तो यहां पर कुछ बड़ी वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। यहां पर छोटी वैल्यू है 70, 85, 44, 85, यहां पर सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी हैं। ठीक है, इधर अगर हम देखें, मान लीजिए फिफ्थ से अगर हम देखें तो इससे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, इससे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी ये वाली वैल्यू छोटी है, इधर ये वाली वैल्यू छोटी है, इधर भी छोटी है, ये बराबर है, ये छोटी है, छोटी है, तो इससे भी यही छोटा हो गया। अगर आप इससे भी कंपेयर करते हैं तो इससे कंपेयर करने पर भी इधर देखिए बड़ी वैल्यूज हैं, 90, 95, 80, 95, 92, ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं। तो इन्हें आप जब आप ऐड करेंगे तो यही वैल्यू सबसे छोटी आएगी इनको ऐड करने पर। तो क्या आंसर हो जाएगा? टाइप 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ इसको एनालाइज करके, ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, इसे एनालाइज करके डाटा को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which one of the following pairs of years the difference in total number of tablets produced between them is minimum? तो किसमें जो है जो डिफरेंस है वो मिनिमम है, ये बताना है। ठीक है, 2003 और 5 में, 3 और 5 का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए
3 और 5 का अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 वाला जो डाटा है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इधर 240 है, इधर 210 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 ज़्यादा है, इसके बाद ये कितना कम है, ये 55 कम है तो -55, ठीक है, फिर ये 20 ज़्यादा है +20, ये 12 कम है, ठीक है, और ये 10 ज़्यादा है। अगर आप इन्हें सोल्व करेंगे तो 20 और 50, ये 50 हो गया, और 60, 60 माइनस और 67 कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है। तो इनका जो गैप है, पहले ऑप्शन में जो गैप है वो इतना आ गया। दूसरा अगर हम देखें 2001 और 5 का, 1 और 5 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक में जो वैल्यू है वो कितनी है, -10 है, फिर 0 है, फिर -15 है, फिर प्लस में 68 है, और फिर माइनस में 10 है। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना है 68, इधर 10 और 10 20 और 15 35, तो जब आप इसमें से 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो इनमें जो गैप आएगा 2001 और 5 में वो 33 का आएगा। अगर आप 3 और 4 को देखते हैं तो 3 और 4 में, 3 वाला जो डाटा है 3 और 4 में, तो ये 60 ज़्यादा है, इसके बाद ये 15 कम है -15, फिर कितना है अभी 35 ज़्यादा है +35, ठीक है, फिर ये कितना है 15 कम है -15, और फिर ये 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास ये कितनी आ जाएगी, 60 और 35 और 5 40, तो 100 तो ये हो गया, 100 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास 2000 और 2002, अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 2000 में, ये इससे कितनी ज़्यादा है, ये इससे 25 ज़्यादा है, उसके बाद ये फिर 45 ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद कितनी ज़्यादा है अभी 26 ज़्यादा है, उसके बाद ये माइनस है 5, उसके बाद माइनस में 10, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 और 25 ये 70 आ गया, 70 और 26 ये 96 आ गया, और 96 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आ गया, 81 आ गया। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि जो गैप है, जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, सबसे कम, तो सबसे कम गैप जो है वो यहीं पर है 7 का, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ड्रॉप इन टोटल प्रोडक्शन इन 2004 एज कंपेयर टू 2001 टू दैट इन 2000 एज कंपेयर टू 2001 इज, ठीक है, रेशियो बतानी है। देखिए जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 2004 में परसेंटेज ड्रॉप इन टोटल प्रोडक्शन इन 2004 एज कंपेयर टू 2001, तो 2001 से 2004 में जो डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे आएगा, भी 2004 में जितना था उसमें से हमने 2001 वाला घटा दिया, ठीक है, ये आएगा, डिवाइड बाय यहां पर 2001 वाला आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। और अगर हम 2000 का कंपेयर करें 2001 से टू दैट इन 2000 एज कंपेयर टू 2001, ठीक है, तो यहां पर भी हम इन दोनों का गैप लेंगे, ठीक है, 2001 और 2000 का गैप लेंगे और डिवाइड बाय 2001 और गुना में 100, ठीक है। तो हमें इनकी रेशियो बतानी है। देखिए रेशियो में ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो जो इनका गैप है बस वही रेशियो है, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे होगा, इधर ध्यान दें, आपको बताना है 2001 की तुलना में 2004 में कुल उत्पादन में कमी की प्रतिशत। देखिए 2001 की तुलना में 2004 में, ठीक है, यहां पर हमें देखना है कि कुल उत्पादन में कितनी कमी हुई है। चलिए देखते हैं, ये 2004 का है, तो यहां से अगर हम यहां पर देखें तो इधर -20 हुआ भी पहले, फिर -40 हुआ, फिर +0 हुआ, फिर माइनस में कितना हुआ 65 हुआ, ठीक है, उसके बाद प्लस में 5 हुआ, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो यहां पर अगर हम देखें कितनी कमी आई है तो ये आ गया 40 और 20 60, 60 और 60 120, 125 और ये माइनस में 120 आ गया। इतनी कमी आई है 2001 की तुलना में 2004 में। इसके बाद 2001 की तुलना में 2000 में देखते हैं हम, इसकी तुलना में 2000 में देखना है। पहले हमने देखा था 2004 में, ठीक है, पहले हमने ये वाला देखा था, अब हम ये वाला देख रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो कितनी कमी आई है देखते हैं। पहले 40 कम हुआ, फिर 70 कम हुआ, फिर 15 कम हुआ, फिर 70 कम हुआ और फिर 25 कम हुआ। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी देखते हैं। 70 और 70 140, ये 180 और 40 200,
ये कितना आ गया 70 और 70 140, ये 180 और 180 और 40 220। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा 2001 की तुलना में 2000 में, तो यहां पर 40 कम हुआ है, यहां पर कितना कम हुआ है 70 कम हुआ है, यहां पर कितना कम हुआ है, यहां पर 15 कम हुआ है। ठीक है, यहां पर कितना कम हुआ है, यहां पर 70 कम हुआ है, और यहां पर कितना कम हुआ है, यहां पर 25 कम हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये सोल्व करना है कि यहां से जो रेशो आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, तो अगर आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो इधर 120 और इधर कितना आ जाएगा, इधर 220 आ जाएगा। क्लियर है? इससे जो रेशो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 6 और इधर 11। 6 और 11 ऑप्शन में नहीं है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। देखिए यहां से और यहां पर देखें तो 20 कम हुआ है, यहां से यहां पर देखें तो 40 कम हुआ है, यहां से यहां पर देखें तो 0, यहां से अगर हम यहां पर देखें तो 10 में से 5, ये 5 आ गया, इधर 15 में से 9, ये 6 आ गया, और यहां से अगर हम यहां पर देखें तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 और 20 60, 60 और 65 125, माइनस में 125 और प्लस में 5, तो माइनस में 120 ही आएगा। ठीक है, कहां पर कोई मिस्टेक हुई है अभी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2001 की तुलना में 2004 में कुल उत्पादन में कमी की प्रतिशत, यहां पर 20 कम हुआ है, यहां पर 40 कम हुआ है। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 65 कम हुआ है। ठीक है, और यहां पर इंक्रीज हुआ है, यहां पर इंक्रीज हुआ है 15 का। ठीक है, यहां पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, यहां पर जो इंक्रीज हुआ है वो 15 का हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी भी, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी माइनस में 110 आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हमें इनकी जो रेशो बतानी है 110 की और 220 की, ये हमें रेशो कैलकुलेट करनी है, तो कितनी आ जाएगी 1:2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हो जाता है कई बार जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, थोड़ा सा और ध्यान से कीजिए आप। ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 3 एंड 4। ठीक है, किस ईयर में जो टाइप 1 की जो प्रोडक्शन है वो टाइप 3 और 4 के सम से ज्यादा है। देखिए टाइप 1 की जो प्रोडक्शन है 2001, 2, 3 और 4 में हमें चेक करना है। तो 2001 में अगर हम चेक करें, यहां पर है 200 और 3 और 4, ये 200 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है अभी, 2001 तो नहीं है। ठीक है, 2002 में अगर हम चेक करें, यहाँ 135 है, यहाँ 139 है, तो ये भी नहीं होगा अभी, 2002 भी नहीं होगा। 2003 में अगर देखें, यहाँ 240 है और यहाँ पर कितना है 200 है, तो ये ज्यादा है इससे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, एक शहर की जनसंख्या 126800 है। इसमें पहले साल 15% का इंक्रीमेंट यानी कि 115/100, उसके बाद 20% का डिक्रीमेंट यानी कि 80/100। आपको बताना है कि अब जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी। तो आप इसको डिजिटल सम की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहां पर अगर हम देखें तो 8 और 1 9, 6 और 2 8, तो इससे जो डिजिटल सम आया ये 8 आया, इधर 5 और 1 6 और 1 7 आया, इससे 8 आया। तो 8 7 56, 5 और 6 11, 1 और 1 2 और 2 8 16, और 16 से कितना आएगा 7। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे तो इससे जो डिजिटल सम आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चलते हैं, जिससे डिजिटल सम 7 आ गया वही आपका आंसर है। क्लियर है? तो देखते हैं अभी कहां पर आएगा। देखिए इधर 9 9, 6 और 3 9, 5 और 1 6, ये तो नहीं है अभी, हमें 7 चाहिए, इससे 6 आया। यहां पर अगर हम देखें तो इधर है 9 हो गया अभी, इसके बाद 8 और 1 9, ये भी हो गया, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 से 1 और 5 6 आएगा, हमें 7 चाहिए, तो ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कितना है 4 5 9 8 और 1 9, इससे 2 आएगा, ये भी नहीं है। इधर देखते हैं 6 और 5 11, 11 6 3 18, ये तो हट ही गया, 5 और 2 7, इससे 7 आ जाएगा भी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन डी है ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है?
तो ये आपका आज का टेस्ट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसमें इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।